हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, अब प्लांट वाटर रिलेशन में हम बात करेंगे मेनली कि वाटर जो है प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में और कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इन द प्लांट। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वाटर इनसाइड द प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट कैसे मैकेनिज्म्स को यूज करता है वो हम इस लेसन में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर वीडियो आज है उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि जिनका क्या फंक्शंस है। इसके अलावा वाटर ही प्लांट के लिए नेसेसरी क्यों है और साथ ही में वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के, अगर हमें रिलेशन के बारे में जानना है, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें प्लांट का स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि जो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लांट जो है वो 4 से 5 पार्ट में डिवाइड होता है उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले रूट, जो कि हम देखते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, और साथ ही में ये प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं, जो प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट, स्टेम का काम होता है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। फाइनली लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, जिससे प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं खुद का, और साथ ही में O2 जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं और CO2 को एनवायरमेंट से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर एंड फ्रूट जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्लांट की जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वो टिश्यू होता है प्लांट में जो मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। व्हाट इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इनसाइड द प्लांट? तो वी नो दैट वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इज नथिंग बट अ जाइलम। तो जाइलम ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, जो कि जाइलम प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। इनिशियली वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है किसका? रूट का। रूट में किसका? रूट हेयर्स का। और रूट हेयर्स के जो सेल होते हैं उनको एपिब्लेमा या एपिडर्मल सेल बोलते हैं। तो एपिब्लेमा, एपिडर्मल सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बट ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो एक्चुअली वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन करते हैं? जाइलम। एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? एपिडर्मल सेल, एपिब्लेमा सेल ऑफ रूट और रूट हेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई वाटर इज सो इंपॉर्टेंट और सो नेसेसरी फॉर प्लांट। वी नो दैट प्लांट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कौन कौन से होते हैं वो? उसमें वाटर भी आता है, न्यूट्रिएंट भी आता है, मिनरल्स भी आते हैं, O2, CO2 जैसे गैसेस भी आते हैं। अब इनमें से अगर वाटर एब्सेंट हो, अगर वाटर अवेलेबल ही नहीं हो, तो प्लांट की बहुत सारी जो मैकेनिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो जो है वो इनहिबिट हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं अफेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा प्लांट की प्रोडक्टिविटी को कोई अफेक्ट करता है तो वाटर करता है। वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर इनअवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। प्लांट के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है और प्लांट जो है वो डेड हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ वाटर जो है इट इज लाइक एन एलेक्सायर ऑफ लाइफ। तो लाइफ के लिए ये एक अमृत जैसे, एक इंपॉर्टेंट सोर्स जैसे है। अगर वाटर रहेगा तो प्लांट की लाइफ कंटिन्यू होगी, नहीं रहेगा तो प्लांट विल नॉट कंटिन्यू इट्स लाइफ। तो जैसे ही एनिमल में भी ऐसे ही होता है, एनिमल की लाइफ तभी कंटिन्यू होती है जब उसको खाना पीने को पानी मिलता है। तो पानी बहुत ही नेसेसरी है। तो हमारी भी बॉडी में हम देखते हैं 70 to 80% ऑफ बॉडी जो है वाटर से बनी हुई है। तो हमारी भी पानी, हमारे केस में बोलो या प्लांट के केस में बोलो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर इज सो नेसेसरी। ठीक है, वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो प्लांट के सेल और प्लांट के टिश्यू में 90 to 95% पानी ही होता है। कैसे? अगर हमको इसको याद करना है तो अगर प्लांट का आप सेल देखोगे, ये एक प्लांट सेल है, हेक्सागोनल सेल, तो इसमें 80 to 90% पोर्शन जो होता है वो हम देखते हैं वैक्यूल कवर करता है। और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? बेसिकली वाटर होता है। तो वैक्यूल के अंदर जो वाटर है वही वाटर प्लांट के ये सेल का शेप मेंटेन करता है। और सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी थोड़ा पानी होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं 80 to 90% पार्ट जो है वो सेल का, उसने वो तो पहले ही वाटर ने ले लिया है वैक्यूल के अंदर, और साइटोप्लाज्म में भी थोड़ा पानी है। तो ऐसे में 90 to 90% प्लांट का जो सेल होता है और जो टिश्यू होता है, इवन प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, वो पानी से ही बनता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप एंड टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट।
तो सेल का अगर हम बात करें तो ये वैक्यूल का शेप किसके वजह से मेंटेन है, क्योंकि वैक्यूल में पानी है तो पानी फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन ऑल डायरेक्शंस, जिसके वजह से सेल वॉल स्ट्रेच हो रही है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर अच्छा खासा पानी भरा है, इसीलिए वैक्यूल जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन ऑल द डायरेक्शन, जिसके वजह से सेल वॉल जो है वो स्ट्रेच हो रही है और अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर अटेन करके है। अगर ये पानी निकाल दो तो ये सेल ऐसा मुरझा जाएगा, सेल मुरझा जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वैक्यूल जो कि पूरे तरीके से श्रिंक हो चुका है। तो सेल भी देखो, ऊपर का सेल जिसमें पानी है और नीचे का सेल जिसमें पानी नहीं है। तो सेल का स्ट्रक्चर श्रिंक होगा, अल्टीमेटली टिश्यू का स्ट्रक्चर श्रिंक होगा, टिश्यू का स्ट्रक्चर श्रिंक होगा तो अल्टीमेटली प्लांट का स्ट्रक्चर श्रिंक होगा और प्लांट ऐसे मुरझा जाएगा। ठीक है, तो प्लांट का जो शेप और टर्जिडिटी है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, वाटर ही करता है। तो दैट्स व्हाई वाटर इज सो नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वाटर हमें पता है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में डाल दो तो उसका आइस बन जाता है, अगर उसको बॉइल कर दो अच्छा खासा तो उसकी भाप बन जाती है। तो दैट इज हाउ वाटर इज जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द सॉल्यूट्स। तो अलग अलग सॉल्यूट के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट होता है उनको मिक्स करने के लिए। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय में सबसे पहले क्या डलता है, पानी डलता है, दूध डलता है, फिर उसके बाद में हम बाकी चीजें ऐड करते हैं जैसे शक्कर वगैरह। तो ये सारी चीजें जब मिक्स होती है तो एक सॉल्यूशन बनता है, और वो सॉल्यूशन दो चीजों से बना है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट उसमें पानी है, सॉल्यूट उसमें है शक्कर, दूध और बाकी चाय पत्ती एक्सेट्रा। तो ये हम देखेंगे एक सॉल्वेंट का काम करता है। किसी भी चीज को अगर हमें मिक्स करना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, वाटर। वाटर से ही बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन बनता है। इवन अल्कोहल, जो लोग दारू पीते हैं वो भी दारू किस में मिक्स करके पीते हैं, दूध में मिक्स करके पीते हैं कि पानी में। तो पानी ही वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। सो इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर सॉल्यूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनर्ट कंपाउंड होता है ये एंड इसका पीएच न्यूट्रल होता है। इनर्ट मतलब ये लेस रिएक्टिव होता है या रिएक्ट ही नहीं करता जनरली। ठीक है, तो ये इनर्ट कंपाउंड होता है, न्यूट्रल इसका पीएच होता है। अगर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर देखे तो उसका पीएच न्यूट्रल होता है, मतलब 7 होता है, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। अब इसी के वजह से ये बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। तो ये समझ के देखो, क्योंकि ये इनर्ट है, इनएक्टिव है, तो कोई भी मिनरल को जब ये ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसके साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो मिनरल जिसको जहां जाना है वो इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से ये इजीली चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। क्योंकि इसका पीएच भी न्यूट्रल है तो ये इजीली चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये इजीली चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही जल्दी हेल्प करता है और बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज द बेस्ट एक्वस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ये सारे ही बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बेस्ट एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब है ऐसा मीडियम जिसमें पानी है। ठीक है, मतलब जिसमें भी वाटर होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस या एक्वेटिक। ठीक है, तो एक्वस मीडियम होता है, वाटर इज द बेस्ट एक्वस मीडियम, बेस्ट लिक्विड एक्वस मीडियम। ऐसा लिक्विड जिसमें पानी है, तो ऐसा ये बेस्ट एक्वस मीडियम हो जाता है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। और हमें पता है प्लांट में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस। अकेले फोटोसिंथेसिस में इतने सारे रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस के लिए एक्वाटिक मीडियम चाहिए, वाटर मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे वाटर इज द बेस्ट एक्वस मीडियम फॉर द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। इट इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं फूड प्रोड्यूस होता है, साथ ही में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट में। ठीक है, जो एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या, रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर में हाई स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब क्या, कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं उसको हीट बोलते हैं। गर्म करना, हीट करना मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर में हम कोई हीट, कोई एनर्जी नहीं दे रहे। टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। मतलब अगर टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हीट को हम मेजर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट और टेम्परेचर सिमिलर नहीं है, अलग अलग है पहले तो। ठीक है,
तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमें लगती है, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट और द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 100 ml of water by 1 degree Celsius। अगर 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 100 ml वाटर का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं 100 ml वाटर का हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी यहाँ पे लगेगी, उसी को हम बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 100 ml वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं दैट इज द स्पेसिफिक हीट। और वो एनर्जी कम तो होती नहीं, थोड़ी ज्यादा एनर्जी हम देंगे तभी वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना कम पानी होगा उतने जल्दी वो वेपराइज हो जाएगा। तो ऐसे हम उसकी उतने जल्दी उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम देखते हैं इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ हीट, तो वाटर को ज्यादा हीट की जरूरत होती है टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो ऐसे में वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है। नेक्स्ट हम बोलते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर को कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी हीट लगेगी टू वेपराइज द वाटर, वाटर को वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलते हैं दैट इज द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कितना हम पानी को गर्म करेंगे तब जाके वो बॉईल होगा, ठीक है, कितना एनर्जी उसको देंगे तब जाके वो बॉईल होके भाप बन के उड़ेगा। तो ऐसे हीट को हम बोलते हैं दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी हाई होती है, ये भी हम देखते हैं 100, 110 डिग्री सेल्सियस जब हम हीट देंगे या 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस जब हीट देंगे तभी पानी वेपराइज होगा, उससे नीचे तो होगा नहीं। तो ऐसे में ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये भी हाई होता है वाटर का। साथ ही में हम देखते हैं नेक्स्ट दैट इज इट हैज अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब किसी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर यानी बर्फ, आइस, अगर आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको भी तो हीट लगेगी। तो the amount of heat required for converting the solid water into liquid, तो उतनी हीट जो एक सॉलिड वाटर को कन्वर्ट करने में लगती है लिक्विड में, उस हीट को हम बोलते हैं दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। और ये हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा हीट लगती है तभी जाके वो बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी के अलावा ये हम देखते हैं ये तीनों ही दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट हाई होती है वाटर की, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होती है और हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होती है। इसी के वजह से वाटर एक थर्मल बफर के तरह एक्ट करता है, मतलब जल्दी हीट से अफेक्ट नहीं हो जाता वाटर। बफर का मतलब होता है किसी भी चीज को बैलेंस करना, और वाटर हीट को बैलेंस करता है। अगर वाटर को एकदम से आप हीट दे दोगे तो वाटर पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो खुद को अफेक्ट नहीं होने देगा, तो वो पहले बैलेंस करने को ट्राई करेगा। जब उससे नहीं होगा तब वो वेपराइज होगा, तब उसके मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल होंगे, तब वो बॉईल होगा, ठीक है। तो वाटर का बेसिकली हम देखते हैं एक थर्मल बफर की तरह एक्ट करता है, दैट इज इट फर्स्ट एब्जॉर्ब्स वाटर हीट। तो वाटर पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा और स्टेबल करने को ट्राई करेगा। अगर वो होता है तो ठीक है, उसके आगे वो जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाएगा, यानी उसके आगे वो हम देखेंगे कि वो उबलने लगेगा और वेपराइज होने लगेगा, ठीक है। तो वाटर एक थर्मल बफर के तरह या टेम्परेचर बफर के तरह एक्ट करता है, हीट को बैलेंस करने को ट्राई करता है पहले, तो नहीं होता है तो फिर आगे वो वेपराइज होता है। नेक्स्ट, तो ये जो प्रॉपर्टीज है सारी वाटर की, ये क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होते हैं, दैट इज वाटर किन दो चीजों से मिलकर बना है, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव OH एटम। तो इन दोनों के बॉन्डिंग से हम देखते हैं दैट इज बना है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं दैट इज HOH के बीच में ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि फॉर्म कैसे होंगे, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो आयंस जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और उसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है वाटर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल हैव गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल में अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है कैसे? अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज अ ग्लास बीकर, एक ग्लास बीकर है यहाँ पे,
और इसमें मान लो वाटर है, इट कंटेन्स वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ भी है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ भी है, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्लास के वॉल के साथ भी है। सो कुछ मॉलिक्यूल ग्लास के वॉल के साथ भी कनेक्टेड है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। एक ग्लास में पानी लो, तो ग्लास में जो सेंटर में जो पानी है वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहता है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। वो कौन से फोर्स की मदद से? कोहेसिव फोर्स। अब ये ग्लास का पानी हमने फेंक दिया तो पूरा पानी निकल गया, पूरा ग्लास ड्राई हो गया क्या? थोड़े ग्लास में पानी चिपका हुआ है ना आजू बाजू में ग्लास के वॉल के साथ, तो वो होता है अधेसिव फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है? अधेसिव। मतलब वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी चिपका हुआ है, उसके साथ भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लास मॉलिक्यूल। तो ग्लास मॉलिक्यूल के साथ भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दो डिसिमिलर सब्सटेंस के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स बोलेंगे, और जो सिमिलर सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लास की वॉल के साथ है उसको अधेसिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ग्लास में जब हम पानी ले रहे हैं तो ग्लास में जो पानी के मॉलिक्यूल है उनका एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्स। पानी फेंक दिया, कुछ पानी फिर भी ग्लास वॉल के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। सिमिलर, समझ गया? तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और इस तरीके से हमने देख लिया दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, व्हाई वाटर इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में, और कैसे रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उस बारे में। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बस, थैंक यू वेरी मच।